नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि संतोष जी आजकल आप बहुत लाउड पे दिखाई नहीं देते, कारण क्या है? अब मैं उन्हें क्या कारण बताऊँ? कारण मेरी समझ से जो आता है अखिलेश जी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छे विषयों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जब अच्छे विषय होते हैं तो उनको देखने में, सुनने में लोगों की रुचि कम होती है। अगर आप किसी भी एक तरफ़ा अगर अपनी साइड ले लें, चाहे आप कांग्रेस की तरफ ले लें या विपक्ष की तरफ ले लें या फिर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले लें, मोदी की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ले लें। फिर देखिए आपके यहाँ देखने वाले कितने होते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं वो भी बिना उसके गुण दोष को देखे हुए जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो कभी-कभी मन में होता है कि हम किनके लिए ये बातें कर रहे हैं। हम वो नहीं कहना चाहते जो लोग सुनना चाहते हैं, हम वो कहना चाहते हैं जो सत्य है, जो सही है। अब अगर लोगों को ये समझ में ना आए अखिलेश जी तो फिर हम प्रोग्राम अ, किस कारण से कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल दर्शकों हमारे साथ आज के विशेष मेहमान हैं श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक हैं और अपना पूरा जीवन इन्होंने समाज सेवा में और खासकर गरीबों की सेवा में लगा दिया है। अखिलेश जी, बहुत सारी आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव 24 का चुनाव कौन-कौन लड़ेगा? मोदी जी तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, पर मोदी जी के जो विरोध में हैं, वो लोग किस तरह से लड़ रहे हैं? आज सवेरे से खबर आ रही है कि 508 करोड़ की घूस कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास किसी तरह से आई, दुबई से आई, कोई सज्जन लेके आए, वो पकड़े गए, उन्होंने उसके ऊपर बयान दिया। अब सवाल ये है कि विपक्ष में जितने लोग हैं सबके ऊपर कोई न कोई दाग लगा हुआ है। क्या ये दाग सचमुच लगा है या ये दाग राजनीतिक प्रचार है इनके ऊपर? चूँकि आप राजनीति में हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आपकी चर्चा होती रहती है। इसलिए मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल साफ बात सुनना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष की लड़ाई धारदार बन पाएगी 24 के लिए या एक तरफा मोदी जी को वॉकओवर दे देंगे? पहला जो सवाल आपने कहा कि इस दौर में लोग वो सुनना नहीं चाहते, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राजनीतिक इस तरह का प्रश्न है जो विचारधारा को छूता है। देखिए, यह बात सही है कि आज के दौर में उस तरह की विचारधारात्मक माहौल नहीं है जो हमने 60 या 70 के दशक में देखा। 80 के बाद तो बहुत सारी चीजें बदल गई। जैसे हम ही लोग छात्र जीवन में नारा लगाते थे, वी शैल फाइट, वी शैल विन। रोम, लंदन, पेरिस, बर्लिन। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ये कहाँ का नारा, यूरोप का नारा हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में चल रहा। तो उस समय बहुत सारे नाटक भी होते थे, नाटक कर्मी भी पढ़े लिखे, तेज तर्रार नौजवान हुआ करते थे। तो एक आइडियोलॉजिकल अट्रैक्शन लोगों में रहता था। माने जो विमर्श था वो विचारधारा के दायरे में होती थी। और छात्र संघ के चुनाव में भी न केवल हिंदुस्तान के चिंतकों की ही बहसें होती थी, लोहिया जी की एक धारा थी, कम्युनिस्टों की एक धारा थी। कम्युनिस्टों में भी माओ सही थे या क्रुश्चेव सही थे, इस तरह की बहसें होती थी जिसमें हजारों किस्म के मैंने विचार के लोग मैंने जिसमें खड़े होके हजारों छात्र नौजवान उनकी बात को सुनते थे, लड़के हों या लड़कियां। देखते देखते हमारे जब हम हॉस्टल के जीवन में थे
तो बाबा नागार्जुन वगैरह जैसे लोग हमारे हॉस्टल में आते थे और उनको लोग सुनते थे। प्रोफेसर मालवीय थे अंग्रेजी विभाग में, क्लासिक्स को सुनाते थे, और उस क्लासिक्स में वो हिंदी कवियों की, हमारे निराला जी की भी रचनाओं का पाठ करते थे। और तो वो पूरा एक विचारधारात्मक संघर्ष और प्रतिबद्धता का एक दौर था। 80 के बाद हमने देखा कि विचारधारात्मक प्रश्न धीरे धीरे खत्म हो गए, लेकिन कहाँ खत्म हुए? यह मध्य और वाम की तरफ से ये कमजोर हो गया। दक्षिण अपनी विचारधारात्मक स्थितियों को दूसरे आवरण में प्रस्तुत करना शुरू किया, बड़ा लचीला रुख ले लिया, जैसे बीजेपी है, आरएसएस है। अब वो हिंदुत्व की जो व्याख्या करता है वह इस तरह से उसकी व्याख्या करता है जो सबको ग्राह्य हो, माने उसमें कोई रिजिडिटी ना हो। अरे भाई, जो भी हमारे यहाँ पैदा हुए वो हिंदू है, हमारे यहाँ जो भी है हमारा डीएनए एक है। अब ये सब वैचारिक बहसें ही हैं, डीएनए का प्रश्न। या जैसे आप देखिएगा सावरकर वगैरह का भी, वो लोग भी जो बहस ले आ रहे थे, वो कह रहे थे कि जो भी लोग है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, मध्य है, हमारे हिंदुस्तान में आर्य है, अनार्य है, द्रविड़ है, ये सब पुरानी कैटेगरीज हैं। अब एक कैटेगरी है हिंदू नस्ल की कैटेगरी। जो भी यहाँ है ये हिंदू नस्ल की है। दो बातें ही हैं, वो लोग अलग हैं जो जिनकी ये पितृभूमि नहीं मानते, और वो लोग अलग हैं जो हमको अपनी इस संस्कृति को नहीं मानते। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश में हम एक हिंदू हैं, और इस तरह से हमारी बात। तो आरएसएस और बीजेपी वाले ये ग्राह्य संदर्भ में चीजों को प्रस्तुत करना शुरू किए, विचारधारा के फॉर्म को उन्होंने बदला। विपक्ष में अभी मैं एक दिन देख रहा था, ये इनका राहुल गांधी का एक इंटरव्यू ले रहे थे। वो जो सत्यप्रकाश मलिक है उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। उसी बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ, अपने सहयोगियों के बारे में, विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग केवल राजनीति तक ही बात करते हैं, माने सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, यहीं तक बात करते हैं, विचारधारा के प्रश्न को नहीं पकड़ते। राहुल गांधी, लेकिन देखिए इस बात को हम लोगों को देखना पड़ेगा। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो इस दौर में बनी है, वो राजनीति की वजह से कम, विचारधारा की वजह से ज्यादा बनी। लोग ये कह रहे हैं, अभी हमने एक इंटरव्यू में सुना कैसे लोग अभिभूत हो रहे हैं अपने अपने ढंग से। उर्मिलेश ने कहा, दादा भाई नवरोजी के बाद कांग्रेस में हमें राहुल गांधी। मैं नहीं जानता कि उनकी व्याख्या क्या है, लेकिन जो लोग बहुत कांग्रेस के विरोध में भी रहते थे, उन सब लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू। यह एक बड़ा प्रश्न है कि आज प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए अपने वैचारिक प्रश्नों का। एक तरीका है जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों की एक शैली है, धन धरती बट के रहे। अब परिस्थितियां कितनी बदल गई, यही नारा कब तक चलेगा? यह संगठन का वही पुराना स्वरूप कब तक चलेगा? इस पर विचार करने के लिए अभी फिलहाल कुछ बदलाव, कुछ मेन मुख्य धारा जो कम्युनिस्ट आंदोलन की है, सीपीएम जैसी दिखती है, लेकिन बुनियादी बदलाव का साहस नहीं दिखता है कि भारत जैसे देश में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किसी भी फॉर्म में ऑपरेट कर रही है, उससे निपटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी कैसा पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट देती है। लिबरल सेक्शंस में आप देखिए, मैं पूरे देश भर में इन पिछले 10 वर्षों में जितना घूमा हूं, और करीब करीब सबके साथ मेरा इंटीग्रेशन रहा है, मैंने देखा है
एक चीज मैंने देखा है, जो सोसाइटी और राज्य को, स्टेट को चेंज कर सकता है, जिसका कोर इशू है पॉलिटिक्स, उसको ये लोग टच नहीं करते। इसको ये आउटसोर्स कर देते हैं कि कांग्रेस करे या रीजनल पार्टीज करे, और कुछ लोग इसको बीजेपी के ऊपर छोड़। ये आज के दौर का वैचारिक प्रश्नों को ले जाने का कंस्ट्रक्ट क्या होगा, कैसे मुद्दों के थ्रू आपकी विचारधारा उभर रही है, इन प्रश्नों को उठाने की जगह मैं देखता हूं कि वही फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, वही फॉर्म ऑफ वर्डिंग होती है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि 80 साल के एसआर दारापुरी है, पार्किंसन के बीमार व्यक्ति हैं। आग्रह हुआ गोरखपुर के लोगों ने, कहा कि हम लोग एक जमीन के प्रश्न को यहाँ उठा रहे हैं, यहाँ हमारे यहाँ बहुत इस तरह की चीजें हैं, आप आके 1 घंटे एड्रेस कर दीजिए। बेचारे उस हालत में गए गोरखपुर में, उन्होंने एड्रेस किया। एड्रेस करके होटल में आके आराम कर रहे थे, दूसरे दिन ही पूरी फौज पुलिस की पहुंच गई, कहीं आप गिरफ्तार किए जाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि दारापुरी जी गिरफ्तार हो गए, लेकिन वो अम्बेडकराइट हैं, ये हैं, वो हैं, ये बहस से ज्यादा मैंने इस बार देखा कि इस मुद्दे के थ्रू उनकी राजनीति की चर्चा हो रही है। वो ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो रिबरो जैसे आदमी को भी मैंने ट्रिब्यून में देखा, इंडियन एक्सप्रेस में देखा, हिंदू में देखा कि दारापुरी जी ने एक जमीन के प्रश्न को उठाया है। अब इस जमीन के प्रश्न को उठा करके आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के भी प्रश्न को खड़ा कर सकते हैं। जैसे क्रूड रूप में कि हर गरीब को जमीन दे दो, बात उसकी नहीं है। बात उसकी है कि जमीन के माध्यम से आप यह बात उठा रहे हैं कि हमारे देश में लैंड रिफॉर्म का प्रश्न अभी भी हल नहीं हुआ है। जैसे जंगल में बहुत सारे सरप्लस लैंड है, माफिया कब्जा किए हुए, लेकिन आदिवासियों में नहीं मिला। बहुत सारी जमीनें हैं जो मंदिर मठ मस्जिद में पड़ी हुई, उन जमीनों का मिस यूटिलाइजेशन। तो केवल ये नहीं बोले वो कि जमीन बांट दो, उन्होंने कहा कि इसका कोऑपरेटाइजेशन भी करो। केवल केवल जमीन बांट देने से क्या हो, और फिर कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स डेवलप हो, कोऑपरेटिव से लोगों को पैसा भी मिले। अब यह जो बिल्डअप होता है इस इशू से, इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंबेडकर, मार्क्स, लेनिन, माओ, यह व्यक्तियों को जब आप केवल खड़ा करते हैं तो एक पूजा भाव हमारे अंदर पैदा होता है कि महान व्यक्ति थे, इनकी पूजा करो। तो अल्टीमेटली कौन जीतता है? तर्क, ज्ञान, विवेक जीतता है कि वही आस्था जो हर चीज को पुजवाती है और पुजवाते पुजवाते 33 करोड़ तक ले जाती है? तो कौन क्या कर रहा है, कौन किस विचारधारा को कर रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि विचारधारा का आग्रह अभी भी है, वही आग्रह है जिसकी वजह से राहुल गांधी तुलनात्मक तौर पर विपक्ष के अन्य नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। और अन्य जो वो विचारधारात्मक आग्रह है लोगों को, कि लोग कहते हैं भाई आरएसएस के खिलाफ बोलता तो है, खुल के बोलता, तो वो ये बात नहीं कहते हैं कि हम पुण्य भूमि और पितृभूमि जो सावरकर का है इसकी आलोचना करते हैं। वो कह देते हैं भाई आरएसएस से देश नहीं चलेगा, हमारी बहुतता है, विविधता है, जनरल बात ही कहते हैं, लेकिन आरएसएस कहते हैं तो उनका आकर्षण भी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ जो देख पा रहा हूं कि हम लोगों को जो है अपना तौर तरीका, अभी जैसे आप बदलते रहते हैं, तो मैंने देखा कि पहले के दौर में आपका जो ये प्लेटफॉर्म था वो बंद कर दिया गया था, फिर आप इतने कम समय में रिकूप किए हैं, तो मैं इसमें कोई हताशा की जगह नहीं देखता हूँ। लाखों लोग जानते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, तो इसलिए ये जारी रखना ये हम लोगों का आज के दौर का कर्तव्य है, धर्म है, इसको करना ही है। जहां तक दूसरी बात है, बीजेपी से अगर मोटे तौर पर कहें, अखिलेश जी, मैं दर्शकों को चीज बता दूं, अखिलेश जी का परिचय आप जानते हैं। ये इन्होंने राजनीति शुरू की, कार्यकर्ता तो पहले से थे। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बहुत मशहूर
छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और एसआर दारापुरी साहब जिनका जिक्र अखिलेश जी कर रहे हैं, ये भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। यूपी में ही उनका ज्यादा कार्यकाल बीता है। तो इन दोनों लोगों ये जो एसआर, मैंने आपको परिचय दिया सिर्फ, तो दारापुरी जी कौन है जो इस समय अभी गिरफ्तार हुए और फिर छूटे, ये अखिलेश जी। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, पहली बात तो ये है कि कैसे विचारधारात्मक तौर पर बीजेपी से निपटा जाए। यहाँ जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही बात है कि केवल सत्ता की हिस्सेदारी और किसी तरह सत्ता मिल जाए, इस अंकगणित से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन इस अंकगणित से आगे बढ़ने के लिए आप पार्शियली इसको टच करिएगा तो बीजेपी से नहीं लड़ पाइएगा। भले सरकार आप बना लीजिए, कुछ दिन के लिए आप रोक दीजिए। आरएसएस देखिए उस युग का निर्माण हो रहा है जिसमें बर्बरता और नृशंस हत्या उसका चरित्र बनता जा रहा है। जैसे इस समय आप देखिए, भाई हम ये मानते हैं चलो हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बहस को ले आओ ना भाई, कि फलस्तीनियों ने क्या गलत किया जब यहूदी वहां पहुंच रहे थे। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि जब हिटलर ने मारा तो यहूदी वहां भाग गए। यहूदी बहुत पहले से एक जायनिज्म की फिलॉसफी के तहत वहां अपना राज्य बनाना चाहते थे। तो फलस्तीनियों ने कहा कि साहब आइए हम लोग मिल के एक राज्य बनाए, एक नस्ल की राज्य क्या होता है। ये क्या कोई गलत बात तो नहीं थी। जैसे बीजेपी कह रही है कि हम हिंदू राज्य बनाए, हिंदू नस्ल की बनाएंगे। मैं कह रहा हूं भाई काहे काहे हिंदू नस्ल की ही बात, हमको तो एक ऐसा भारतीयता का राज्य बनाना है जिसमें सबका स्टेक है, सबकी विचारधारा है, सबके मूल्य है। केवल एक नस्ल की का राज्य बनाने की बात क्यों करें। और एक नस्ल की आप राज्य बनाइएगा तो जिंदगी भर खाली आपस में ही लड़ते रहिएगा तो प्रोडक्शन के रिलेशन को कौन बदलेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगी, विज्ञान कैसे बढ़ेगा। पंडित नेहरू को बड़ी आलोचना होती है कि सेना पर नहीं खर्च किया। अरे भाई पंडित नेहरू अगर यही सब सेना वगैरह उससे पर ही जब जूझ जाते तो आज आप चंद्रयान पर नहीं पहुंच पाते। आरएसएस वाले चाहे जितना गाल बजा ले, आपके पास कितनी पूंजी थी कि आप चंद्रयान पर पहुंच जाते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने ऊर्जा, जैसे चीन ही को देखिए, चीन रूस से अलग हट करके चीन ने एक रास्ता चुना कि हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, हम compete करेंगे। लड़ाई से भागता रहा। आज भी देखिए चीन अमेरिका के साथ रैपो बनाने में उसकी दिलचस्पी है, वो वार में नहीं जा रहा है। जो सोवियत यूनियन ने गड़बड़ी की वो काम चीन नहीं कर रहा। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे इस देश में जब आप हमास के सवाल को ले आ रहे हैं, 10,000 बच्चे और महिलाओं की बूचरिंग हो गई, यह भी लोग हमास बनाम जूझ के रूप में देख रहे हैं। तो समझिए वो प्रोपेगेंडा जो मशीन है उनकी किस तरह से लोगों के अंदर जहर पैदा कर दिया है। जबकि यह भी सही है कि जब फलस्तीनियों की बात नहीं मानी गई कि एक ही राज्य में माने फलस्तीनी भी रहे, जूझ भी रहे, तो उन लोगों में एक तय हुआ कि साहब हम दो राज्य बनाएंगे, एक इजरायली का होगा, एक फलस्तीनियों का होगा। आज वह भी फलस्तीन का मानने के लिए इजराइल तैयार नहीं है और कहता है, और जिस तरह से बम्बार्डमेंट कर रहा है, जो सबसे सर्वोच्च हमारी संस्था यूएनओ, उसके जनरल सेक्रेटरी को जिस तरह से स्नप कर रहा है। तो यह जो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है रिएक्शन का, दमन का और रिएक्शनरी आइडियाज का, उस माहौल में भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम कर रही है। तो खतरा कितना गहरा है, और उससे लड़ने के लिए आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि तालाब में घुस जाइए, डुबकी लगाइए और पानी पी लीजिए और बाहर कहिए नहीं नहीं हम तो आज उपवास है, व्रत रखे हैं, रोजा है। ये नहीं चलेगा। यह अरविंद केजरीवाल को भी सीखना होगा। क्योंकि सवाल खाली यह कह देना कि बीजेपी सबको कर रही है, क्यों नहीं महाराष्ट्र में उनको की ये बीजेपी तो भ्रष्टाचार को बढ़ाती। बीजेपी कब से भ्रष्टाचार विरोधी होगी, लेकिन बीजेपी ये कर रही है क्योंकि वह पावर उसके साथ है। आप बीजेपी के तर्क से वही लॉजिक अपने साथ ले आएंगे, कैसे हो सकता है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं 338 करोड़ रुपए का, इसमें तो अपेरेंटली
वो वही जो 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 आपके सीबीआई ने रिपोर्ट दी उसको उसने छाप दिया, इसका मतलब कंसेंट दे दिया। 338 करोड़ रुपए का इसमें हेराफेरी हुई है और इसमें बेनिफिट लिया है लीकर माफियाओं ने। यह बात अगर सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व करे तो महज इससे बीजेपी अपने विरोधियों को जेल में डाल रही है, यह कह कह करके आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? तो जो लोग बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, एक तो उनकी वैचारिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो बीजेपी से लड़ के बनाना क्या चाहते हैं, और दूसरा ये होना चाहिए कि जीवन के राजनीतिक जीवन में साफ सुथरापन है कि नहीं, यह भी देखिए। वही तरीके से आप भी चाहते हैं कि हम भी कर लें। अगर वो 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज से चल रहे हैं तो आप 200 करोड़ का बंगला बनवा लीजिए। इस रास्ते से बीजेपी को जो लोग परास्त करना चाहते हैं वो मुगालते में है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में, जैसा आप कह रहे हैं, आप पैसा न भी हो और मास के बूते आप एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, कैडर है आपका, जमीन से धसे हैं, वेलफेयर किए हैं, तो आपको बाहरी पैसे की उतनी जरूरत नहीं है। मैंने देखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए खर्च होते थे। हम जब प्रेसिडेंट बने और हमारे बाद जिसको हमने प्रेसिडेंट बनाया, चंद रुपए में हम लोग चुनाव लड़ते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब जो तौर तरीके लिए गए हैं, अगर आरएसएस और बीजेपी से लॉन्ग टर्म, क्योंकि उनकी एक दिन की पॉलिसी नहीं है, एक दिन में वो भारतवर्ष को नहीं जीतना चाहते, लंबी पॉलिसी है। और जो केवल पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देर सबेर साउथ में भी उनका विस्तार हो जाएगा अगर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लायक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते, आइडियोलॉजी नहीं देते और जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, तो आप उनसे नहीं निपट सकते। अभी भी हम सुन रहे हैं भाषण कुछ लोग दे रहे हैं क्योंकि उनको सीट नहीं मिली मध्य प्रदेश की, तो कह रहे हैं कि इंडिया में हम आके भाई गलत कर गए, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है। तो मैं बहुत पहले से कह रहा, तो काहे इंडिया समूह बनाए? वहां तो कम से कम सीपीएम ने एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन लिया कि भाई इसे इंडिया अलायंस मत कहो। उन्होंने कहा, इसीलिए देखिए उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव में, मेरी बात हो रही थी प्रकाश करात से, वो लोग नेशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं गए इंडिया के। उन लोगों ने कहा कि हम इसको इंडिया ब्लॉक के बतौर देखना चाहते हैं। ये यह पक्ष उधर है, एक पक्ष यह है, लेकिन ये सांगठनिक ढांचा इसका नहीं है इस तरह से कि एक यूनिफॉर्म हमने संगठन बनाया, क्योंकि वो सच्चाई के खिलाफ है। पर अखिलेश एक मिनट, केरल में तो लड़ेंगे ही, बंगाल में भी लड़ेंगे ही, तो कम से कम उस हिसाब से संगठन भी बनाओ जिसमें डिफरेंसेस के साथ काम किया जा सके। ये मैं कह रहा हूं, लड़ो राज्य में दोनों लोग, लेकिन डिफरेंसेस के साथ साथ नेशनली एक नेशनल प्रोग्राम पर सब लोग एक आओ और बीजेपी को हराओ, तब देश को समझने में मदद मिलेगी। ये मैं कह रहा हूँ। तो अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अमूर्त चीज है, क्योंकि अभी तक इतने दिन हो गए कोई प्रोग्राम बना ही नहीं इसी तरह का। नंबर एक, कोई प्रोग्राम नहीं बना। नंबर दो, अंतर विरोध जो आइडियोलॉजिकल हैं या प्रोग्राम के हैं वो एक चीज है, और नीतीश जी 2 दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसको इंडिया नाम के गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, न कोई बात कर रहा है न चीत कर रहा है वो। लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा हूं, मैं तो इसके ऊपर आ रहा हूं कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर 508 करोड़ का रुपए लेने का आरोप लगा है, और वो आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया है और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया है। लेकिन कांग्रेस को जितना सख्त उसका विरोध करना चाहिए था, किसी ने विरोध नहीं किया और न उसका खंडन किया। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल हैं, वो लोग भी इस मसले में लगभग खामोश हैं। तो इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे और बीजेपी से कैसा मुकाबला करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ राज्य, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, ये कांग्रेस के लिए फंड, या कमलनाथ हो मध्य प्रदेश में, ये लोग फंड देने वाले हैं।
अब कमलनाथ कह दे रहे हैं कि कौन अखिलेश वखिलेश, मैंने इस तरह की भाषा और बोली। तो कांग्रेस में भी कभी यूनिफाइड तो कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस अभी भी एक बड़ा डोमिनेंट कल्चर है जिसको हिंदू से नहीं, हिंदुत्व से भी परहेज नहीं। भाई हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक ऑटोक्रेटिक फैसिस्ट स्टेट मशीनरी का सिंबलाइजेशन है। भारतवर्ष में एक ऑटोक्रेटिक फैसिस्ट मशीन बने, यह कांग्रेस के वो सब लोग जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले थे वो तो मानते ही थे। डिसेंट कौन करता था? नहीं तो लेफ्ट फ्रंट को चिमटा से उठा के बाहर क्यों कर देते? तो कांग्रेस में बेसिकली एक ऑटोक्रेटिक स्टेट रहे और बल के बूते चले, जिसमें कारपोरेट खुल के अपना रोल करे, यह मानने वालों की तादाद ज्यादा है, कम नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जितना भी पोल पट्टी ये लोग बताएं, लेकिन छत्तीसगढ़ को जो गहराई से मूवमेंट को जानता है वो जानता है कि मल्टीनेशनल्स छत्तीसगढ़ में उसी तरह से ऑपरेट कर रही हैं जैसे वो रमन के राज्य में करती थी, कोई बहुत फर्क नहीं है। और राहुल गांधी से जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हम पता लगाएंगे जाके। वहां कॉम्प्लिकेटेड यही है कि वहां भी ये जो ग्लोबल कैपिटल का ऑपरेशन है बहुत गहरा है। वही ग्लोबल कैपिटल का ऑपरेशन राजस्थान में भी, तभी तो अडानी के बगल में बैठ रहे। तो कांग्रेस के अंदर कोई, अगर मैंने कहा कि जो अभी वॉइस बन रही है वो राहुल के इर्द गिर्द बन रही है, लेकिन राहुल भी इस मामले में कितने कॉम्पिटेंट हैं और कितने कंसिस्टेंट हैं यह तो अभी देखना बाकी है। राहुल जितना है नहीं, उतना ज्यादा तो बेसिकली जो बीजेपी से नाराज समाज है वह राहुल के बारे में उम्मीदें पैदा किया है। राहुल कितना जवाब देंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद उसने बनाई है कि भाई कहीं कुछ नहीं है तो तिनके का सहारा ही सही तो राहुल ही है, क्योंकि और कोई दिख नहीं रहा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल बहुत बढ़िया है, ये है वो है, दादा भाई नवरोजी के बाद है या है मालूम नहीं कि ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के बारे में दादा भाई नवरोजी वाली बात में उस दौर में पूंजी के लूट के सवाल पर और आज के दौर में ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल के सवाल पर राहुल गांधी कितना बोलते हैं सोचते हैं वो मैं नहीं जानता। ये जरूर मैं जानता हूं कि अदानी पे बोलते हैं, अदानी की बात करते हैं। तो वो अभी अब सब पहले पूंजीपतियों कारपोरेट सबकी बात करते थे, अब अदानी की ही बात करते। तो कांग्रेस को आप अगर ये महसूस करें कि कांग्रेस कंसिस्टेंटली एक लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की पार्टी है तो फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस भी नहीं है। राहुल कांग्रेस में एक्सेप्शन है, लेकिन लिमिटेड संदर्भ में एक्सेप्शन। अब दूसरी तरफ अगर आप उठा के देखिए, अब जैसे हमारे कुछ साथी लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद जी समाजवादी धारा के नेता हैं और कुछ साथी कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट धारा कर लिया, मैंने हम लोग कम्युनिस्ट धारा, तो समाजवादी और कम्युनिस्ट धारा में आप भले कहें, लेकिन लालू प्रसाद जी की बड़ी उपयोगिता है बीजेपी को हराने में। मैं भी उसमें बहुत उस हराने के सवाल पर खड़ा हूं, लेकिन वैचारिक रूप में लालू प्रसाद जी समाजवादी हैं और कुछ छोटे मोटे कम्युनिस्ट समूह कहें कि हम कम्युनिस्ट हैं, हमारी उनकी एकता वैचारिक एकता है। तो मैं ये कहता हूं कि कैडर को कंफ्यूज करने का, कंज्यूम कराने का ये एक सिलसिला है जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। बात यह है कि लालू की महत्ता यहाँ है, नीतीश की महत्ता यहाँ है, अखिलेश की महत्ता यहाँ है, वो बीजेपी को हराएं तो हम सब लोग सब इसमें है, क्योंकि बीजेपी को हराना आज राष्ट्रीय बहुत बड़ी जरूरत है। इसीलिए हम, लेकिन हम वैचारिकी में हम उनका समर्थन नहीं करते, यही हम फर्क है। और इसीलिए हम उनको लॉन्ग टर्म के लेवल पर कंसीव भी नहीं करते। लॉन्ग टर्म पर तो हम वही कंसीव करते हैं कि भारतवर्ष में एक नए संदर्भ में मॉडर्न डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन खड़ा होगा
और विभिन्न दलों से टूट के बनेगा कि जमीन से उभरेगा, ये इतिहास के गर्त में है। लेकिन वही बीजेपी जैसे फोर्सेस को शिकस्त दे करके एक डेमोक्रेटिक इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटी बनाएगा। और जो लोग मॉडल बना रहे थे छत्तीसगढ़ में, उनको ये नोट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ हो वह भी आज वहां उसी तरह से जो गांधीयन वहां ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, उसी तरह का दमन और उसी तरह से ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल का ऑपरेशन वहां देख रहे हैं। तो यह कोई, अगर मैं जानता नहीं कि कितना करोड़ मिला है नहीं मिला है, ये अभी मेरी नजर से नहीं गुजरा, आप बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई असंभव बात है। पूंजी तो आती ही है और पूंजी केवल बीजेपी में ही जा रही है, सो बात नहीं। बहुत इस तरह के फोर्सेस के पास भी जाती है जो बीजेपी विरोधी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में इन दलों से उतनी उम्मीद न होते हुए भी उम्मीद किया जाए, बल प्रदान किया जाए अपने आंदोलन के माध्यम से, ताकि वो बीजेपी को हरा सके। लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद हम इनसे नहीं करते, क्योंकि इनके पास वह वैचारिक दमखम नहीं है जिससे आरएसएस और भाजपा के आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी जाए उसके प्रति। ये मेरा कहना है। अखिलेश जी बिल्कुल आपका सही कहना है। और दर्शकों, आपने अखिलेश जी की बात सुनी। हालांकि अखिलेश जी से ये सवाल करने का समय अभी इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, पर ये सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना क्यों जरूरी है। कौन सी ऐसी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस लिखते हैं और कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं, तो अंतर क्या है दोनों में, कोई निकाल पाएगा क्या? चेहरों को देख के अलग है कि मोदी की दाढ़ी है और राहुल जी की दाढ़ी अभी खिचड़ी है, सफेद नहीं हुई है, इस तरीके के अंतर हैं। लेकिन वैचारिक जिसका जिक्र अखिलेश जी कर रहे हैं है क्या आखिर, तो अखिलेश जी से अगली बार बातचीत करेंगे कि क्यों बीजेपी को हराना आप जरूरी मानते हैं, देश के लिए क्या खतरा है बीजेपी से, और कांग्रेस से क्या फायदे हैं, क्यों विपक्ष को आप जिताने की बात कर रहे हैं, ये सवाल है। और अखिलेश जी इस सवाल के ऊपर हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे। एक वाक्य कह दें, देखिए बीजेपी का जो पूरा विकास का और राष्ट्र निर्माण का मॉडल है, वह हमारे देश के राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत ही घातक मॉडल है। नस्ली और एक ऑटोक्रेटिक स्टेट इंडियन मासेज और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारा मॉडल इजराइल नहीं हो सकता। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देर सवेर जिस मॉडल पर आरएसएस और बीजेपी बढ़ना चाहती है उसकी विशिष्टता जरूर है, लेकिन उस मॉडल से भारत के जनता का भला नहीं होगा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, आपने अखिलेश जी का जो मैंने भी सवाल किया उसका एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया। इसके ऊपर विशद चर्चा इसलिए जरूरी है कि जो उन्होंने कहा है वो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि वो जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं। तो इसके बारे में हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे। आपकी क्या राय बनती है हमें जरूर लिख के भेजिए। अखिलेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।